नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हमारा कल का टॉपिक जो चल रहा था वो था विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी करी थी कल की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी या शारीरिकी के बारे में। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी या शारीरिकी। फिजियोलॉजी या शारीरिकी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फिजियोलॉजी या शारीरिकी। फिजियोलॉजी और शारीरिकी की बात करें, हमारे जो ढांचा है हमारे शरीर का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे हार्ट वगैरह में क्या क्या होता है, हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, बाकी की हमारे शरीर की स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। हमारा बेसिकली हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, उस सारी चीजों के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की या सर्कुलेटिंग सिस्टम की हम चर्चा करते हैं। तो लिखिए सर्कुलेटिंग सिस्टम। क्या लिखेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण परिसंचरण तंत्र, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटिंग सिस्टम या परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो इसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। किसने इसकी खोज करी थी? विलियम हार्वे ने सर्कुलेटिंग सिस्टम की खोज करी थी। और वो किसमें करी थी? केंचुए के सर्कुलेटिंग सिस्टम की स्टडी करके इन्होंने सर्कुलेटिंग सिस्टम की या परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। इसके बाद मैं यदि आप लोगों को ये चीज बताना चाहूँ कि इसका अध्ययन जरूरी क्यों है। क्यों इसका अध्ययन जरूरी है? तो इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि बॉडी में पदार्थों का वितरण कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस सब के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें पता चलता है। तो लिख लीजिए ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताए, डिस्कवरी और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी स्टडी हमें करनी चाहिए, वो दोनों पॉइंट्स हम इसके यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि डिस्कवरी किसने करी, इसको डिस्कवर किसने करा। डिस्कवर की बात करें, खोज की बात करें, तो इसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने करी थी। और मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि केंचुआ में इसकी खोज करी थी। सबसे पहले केंचुए की बॉडी का अध्ययन करके इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, तो ये चीज लिख ली। दूसरी, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, ये आवश्यक क्यों है, तो वो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि हमें इससे पता चलता है कि बॉडी में, किसी भी जीव की बॉडी में बेसिक पदार्थों का वितरण कैसे करा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा हुआ है, वो जानने के लिए, या स्पेशली हम बात करें शरीर में मानव शरीर में मानव शरीर में पदार्थों का वितरण कैसे करा हुआ है, उसके बारे में जानने के लिए इसकी स्टडी जरूरी है। वितरण कैसे करा गया है उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें इसका परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटिंग सिस्टम की स्टडी करना आवश्यक है। अब हम चलिए बात करते हैं, ये दो तरीके के परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, और वो दो कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, एक हो सकता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली कितने प्रकार के परिसंचरण तंत्र हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं CS, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
दूसरा हमारे पास हो सकता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, खुला खुला परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या कह सकते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हमारे टिश्यूज होते हैं, ब्लड होता है, वो टिश्यूज होते हैं, तो उस जिसमें ब्लड टिश्यूज के सीधे कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आप लोगों को ब्लड का भी पता है, टिश्यू का भी मैंने ऊतकों का के बारे में भी बताया हुआ है। तो जहां पे ब्लड और टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और जिसमें ब्लड और टिश्यूज के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, जहां डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसके दोनों टाइप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। लिखिए, तो सबसे पहले लिखिए ओपन या खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में लिखते हैं। इसमें ब्लड टिश्यूज के सीधे संपर्क में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। क्या होता है, ब्लड और टिश्यूज एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल कौन से जीव में पाया जाता है, कौन से जीव में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो है कॉकरोच। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ह्यूमंस में। किसमें पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ह्यूमंस में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जब साइंटिफिक नेम की हम चर्चा कर रहे थे, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या बताया था, ये मुझे अब आप कमेंट करके बताइए। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब आप एक बार डेफिनेशन लिखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें ब्लड टिश्यूज के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो ह्यूमंस में क्या कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब होपफुली आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, यदि आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। तो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम की हम बात करें, पेरीप्लांटा अमेरिकाना। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेरीप्लांटा अमेरिकाना इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये ध्यान रखिएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की,
या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली हमें ह्यूमंस के बारे में ही स्टडी करना है, इन डिटेल अदर जो स्पीसीज है उनके बारे में नहीं बात करनी। तो होपफुली आप लोगों ने ये परिसंचरण तंत्र का डायग्राम है वो नोट डाउन कर लिया होगा। जो ये मैंने एक ट्री चार्ट बनाया है वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, आते हैं ह्यूमंस को। तो हेडिंग डालिए मानव परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लिखिए मानव परिसंचरण, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र की हम बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी यदि हम चर्चा करें तो ये बेसिकली दो चीजें इसमें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन सी चीजें मानव परिसंचरण का अहम हिस्सा होते हैं। हम परिसंचरण तंत्र को पढ़ना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमें ये पता चलता है कि इसमें हमारे शरीर में, मानव शरीर में पदार्थों का वितरण कैसे करा गया है। अब कौन कौन से पदार्थ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। बेसिकली हमारे शरीर में दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लसीका परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? फर्स्ट की बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सेकंड हमारे बॉडी में होता है लसीका परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले ये दोनों लिखते हैं, फिर इनके बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारा हो सकता है लसीका परिसंचरण तंत्र। लसीका परिसंचरण लसीका परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या, और सेकंड है लसीका परिसंचरण तंत्र। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसके तीन अहम पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से तीन अहम पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तीन अहम पार्ट में सबसे पहला, इसके नाम में ही जो हमारे पास निहित है वो कौन सा है? ब्लड। एक इसका अहम जो हिस्सा होता है वो होता है ब्लड। सेकंड इसका जो अहम पार्ट होता है वो होता है हार्ट, हार्ट हो गया। और तीसरा एंड फाइनल जो इसका पार्ट होता है ब्लड सर्कुलरीज होती हैं। और क्या होती हैं? ब्लड सर्कुलरीज इसका पार्ट होती हैं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक है। कौन कौन से इसके अहम पार्ट हो गए? ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड सर्कुलरीज हो गया। हमारे पास मानव परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो इसके दो अहम हिस्से होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लसीका परिसंचरण तंत्र। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके तीन अहम हिस्से होते हैं। ब्लड इसके तीन अहम पार्ट होते हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी। अब वन बाय वन हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरीज के बारे में, लसीका परिसंचरण तंत्र के बारे में। इन चारों के बारे में हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है। किसके बारे में स्टडी करते हैं? ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डालिए, हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी ब्लड। लाल अक्षरों से लिख देता हूं मैं, ब्लड, ब्लड या रक्त। ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, रक्त के बारे में या ब्लड के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा पहला पॉइंट ये है कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा कि इसके अध्ययन को
या ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये रहेगा, जिसको आता है अच्छी बात है, आप कमेंट करके बताइएगा। ऊतक कौन सा पाया जाता है ब्लड में, टिश्यू कौन सा पाया जाता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें ब्लड में धातु कौन सी पाई जाती है, धातु या मेटल कौन सी पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे स्वस्थ मनुष्य में खून कितना होना चाहिए, हेल्थी बॉडी में, हेल्थी पर्सन में, स्वस्थ पर्सन में, मनुष्य में रक्त कितना होना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद में हम बात करें ब्लड शुगर क्या होती है, ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लड शुगर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम छठे नंबर पे स्टडी करेंगे वर्णक कौन सा पाया जाता है, ब्लड में वर्णक कौन सा पाया जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले अब सबसे पहले इन 6 पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले, देखो मैंने 6 पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं ना, 6 के 6 पॉइंट पे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप लोग इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि जो क्लास में कराया जाता है वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी कम इंपॉर्टेंट और कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। इसमें ऊतक कौन सा पाया जाता है, तो ऊतक इसमें तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। मैंने ये आप लोगों को पहले बताया है, जब हमने ऊतक पढ़े थे तो वहां पे मैंने बताए थे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, और हमने स्टडी भी करा था कि ब्लड में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, और ये तरल संयोजी ऊतक है, इसका कार्य क्या है, क्या काम है, इसका टास्क क्या है, ये बेसिकली हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंटेन्स मेंटेन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर या ऐसे लिख लो मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, ये ज्यादा सही रहेगा, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। सबसे पहला हमने स्टडी इसके बारे में बात करी कि इस ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, इसकी स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। सेकंड चीज हमने डिस्कस करी कि इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो तरल संयोजी ऊतक इसमें पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें धातु या मेटल कौन सी पाई जाती है, तो ये आप लोगों को सबको पता है, आयरन या लोहा इसमें पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है, होना चाहिए 5.6 लीटर। ये लगभग इसमें हर पर्सन की बॉडी में रक्त होना चाहिए, और ये उसके वेट का, बॉडी वेट का, भार का लगभग, जो किसी भी पर्सन की बॉडी वेट है उसका लगभग 7 से 8% होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी भी स्वस्थ मनुष्य का, हेल्थी पर्सन के बॉडी वेट का 7 से 8% उसमें ब्लड होना चाहिए। अब हम चर्चा करें ब्लड शुगर की, तो ब्लड शुगर ग्लूकोज होती है। क्या होती है, ग्लूकोज होती है ब्लड शुगर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसकी कितनी अमाउंट हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो भी अमाउंट है। इसको देखो, इसके 3 हम पॉइंट्स हम स्टडी कर लेते हैं। ये देखो, स्वस्थ मनुष्य या हेल्थी पर्सन में एवरेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए, एवरेज अमाउंट, औसत अमाउंट की हम यदि चर्चा करें तो किसी भी हेल्थी पर्सन में 70 to 120 ग्राम, 70 to 120 ग्राम पर 100 mm क्यूब
ये इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में होनी चाहिए। 70 to 80 ग्राम पर 100 mm³ होनी चाहिए। ठीक है। अब यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो क्या होता है? यदि ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इसको हाइपरग्लाइमेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को हाइपरग्लाइमेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइमेमिया कहते हैं। यदि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा यदि हमारी बॉडी में कम हो जाती है, क्या हो जाती है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया। इसके स्पेलिंग देख लेना। देखो, हाइपरग्लाइमेमिया हो सकता है और या हाइपोग्लाइमेमिया हो सकता है। स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं। देखो, हाइपरग्लाइमेमिया की स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक कर देता हूं एक बार। ठीक है। हाइपोग्लाइमेमिया की स्पेलिंग ठीक है। हाइपरग्लाइमेमिया ये स्पेलिंग ठीक कर ले। ठीक है। SYP या GLYCEMIA हाइपरग्लाइमेमिया हो गया और हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। यदि हमारे बॉडी में एवरेज अमाउंट से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ये एक डिजीज होती है। और यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो जो डिजीज होती है इसकी वजह से रिजल्ट, इसके कम होने की वजह से जो डिजीज हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है उसको हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम पिगमेंट या वर्णक की बात करते हैं। हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है? तो पिगमेंट या वर्णक की मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। हीमोग्लोबिन हमारे पास, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की हम चर्चा करें, एक्सक्लूसिवली हीमोग्लोबिन की चर्चा करें तो हमारे बॉडी में ये कहां पे पाया जाता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। कहां पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आरबीसी में ये पाया जाता है। इसके अलावा किस कलर का होता है? ये बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहां पे स्थित होता है? पहले ये चीज देख लो, ये आरबीसी में स्थित होता है। इसके बाद सेकंड चर्चा करें तो ये इसका कलर कैसा होता है? रंग की बात करें तो बैंगनी कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करें, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। मेटल की बात करें तो मेटल तो ऑब्वियसली ब्लड है तो इसमें आयरन ही पाया जाएगा। मेटल या धातु की बात करें तो ग्लोबिन भी हमारे किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है। तो इसमें धातु कौन सी पाई जाएगी? आयरन ही पाई जाएगी, लोहा ही पाया जाएगा। अब हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए? हमने अभी अभी ग्लूकोज की अमाउंट डिस्कस करी थी, एवरेज अमाउंट हमने डिस्कस करी थी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। बेसिकली हमारी बॉडी में करीबन 4.5 या 14.5 होनी चाहिए। अब इसमें भी मेल और फीमेल में डिपेंड करती है, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड में वेरिएशन रहता है। फीमेल की बॉडी की बात करें तो ये 13 से 14% हो सकती है। जो एवरेज अमाउंट है 13 से 14% हो सकती है। और बात करें मेल बॉडी की बात करें तो ये 14 से 15% हो सकती है। ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हीमोग्लोबिन
कि अमाउंट, एवरेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन को मापने वाला मापक उपकरण क्या होता है, मापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने करवाए हैं आप लोगों को, करीबन 6-7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये वो हर एक इक्वली इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, 6 के 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इनमें हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हीमोग्लोबिन को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको हीमोग्लोबोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबोमीटर कहा जाता है। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने चर्चा करी है कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, हेल्थी पर्सन में कितना ब्लड होना चाहिए। फिर हमने बात करी ब्लड शुगर की, ब्लड शुगर के बाद में हमने बात करी पिगमेंट की, पिगमेंट के बाद में हमने, अब हम बात करेंगे ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए, कलर की बात करें। हमारे पास 7वां पॉइंट रहेगा ब्लड से रिलेटेड। देखो मैं पहले पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद में 8वें पॉइंट में हम ये स्टडी करेंगे कि ब्लड का कार्य क्या होता है, जो मेन इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को ये हेल्थी बनाए रखता है, इसका कार्य क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। मानव शरीर का 9वें पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ठीक है। फिर हम 10वें पॉइंट पे ये स्टडी करेंगे कृत्रिम जो ब्लड होता है, आर्टिफिशियल ब्लड होता है, ब्लड बैंक होता है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। कृत्रिम ब्लड बैंक या आर्टिफिशियल ब्लड बैंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे एक यूनिट में कितनी अमाउंट होती है ब्लड की। एक यूनिट, हमें ऐसा नहीं कहते कि भाई मैं 10 यूनिट देके आया हूँ, 2 यूनिट देके ब्लड डोनेट करके आया हूँ, तो वो कितना होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट अब उनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। बात करें ब्लड के कलर की, तो ब्लड का जो कलर होता है जो बेसिकली रेड कलर होता है, ठीक है। और ये होता क्यों है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। इसका रेड कलर होने का रीजन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर रेड होता है, ठीक है। आगे हम बात करें इसका कार्य क्या होता है, तो बेसिकली कन्वेंशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या कहूं तो ऑक्सीजन का सहवन करना इसका कार्य होता है। ऑक्सीजन का सहवन करना इसका कार्य होता है, ठीक है। आगे बात करें मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। यहां से 9 नंबर पॉइंट में बहुत सी बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत मतलब इसमें काफी हद मतलब बहुत ज्यादा संभावना है इससे यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की। तो स्प्लीन या प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। इसके स्प्लीन या प्लीहा के बारे में 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उपनाम क्या है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, स्प्लीन या प्लीहा का उपनाम क्या है। उपनाम की बात करें तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका कब्रिस्तान कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, ये सबसे बड़ी जो लिम्फ होती है या लसिका होती है, क्या होता है? सबसे
बड़ी सबसे बड़ी लिम्फ या लसिका होती है। हमने बात करी प्लीहा या स्प्लीन की, तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस करा कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद में मैंने बताया कि सबसे बड़ी लिम्फ या लसिका होती है और यहाँ पे आयरन इकट्ठा होता है। यहाँ पर स्प्लीन या प्लीहा में इसको ब्लड बैंक कहा जाता है और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, वहां पे आयरन ऑब्वियसली इकट्ठा होगा। ठीक है, यहाँ आयरन इकट्ठा होता है, इकट्ठा रहता है या होता है, कैसे भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये चर्चा करी 9 नंबर पॉइंट की, जिसमें हमने ये स्टडी करा कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने करी है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं तो कृत्रिम ब्लड बैंक का टेम्परेचर बेसिकली 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं 2 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका टेम्परेचर हो सकता है। जो आइडियल होता है वो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 2 से 7 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर हो सकता है। अब हम बात करें एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। कितनी अमाउंट होती है, एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक 12वें नंबर पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। 12वें नंबर पॉइंट में हमारे पास में है कि ब्लड को, जैसा हमने ब्लड लिया, किसने ब्लड डोनेट करा, तो वो कितने दिन तक एज इट इज रखा जा सकता है। तो मानव शरीर से जो ब्लड निकला है वो ब्लड को करीबन 28 दिनों तक एज इट इज रखा जा सकता है। ब्लड को लिखिए, ब्लड को ज्यों का त्यों 28 दिनों तक रखा जा सकता है। कितने दिनों तक उसको प्रिजर्व रखा जा सकता है, 28 दिनों तक रखा जा सकता है, लगभग 28 दिनों तक रखा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। 13 नंबर हमारा पॉइंट रहेगा, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे मानव रक्त की पीएच कितनी होती है, और यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए 13 नंबर पॉइंट पे सबसे पहले लिखिए मानव रक्त की पीएच कितनी होती है। ठीक है, पीएच होता क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट डाउन करिए कि मानव रक्त की पीएच होती कितनी है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसकी पीएच होती है 7.4, जो लाइटली बेसिक नेचर का होता है। अब दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि पहली चीज पीएच क्या होती है और वो बेसिक नेचर का होता है, तो क्या बेसिक नेचर क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन सारी चीजों के बारे में, ये सारे पॉइंट्स जो आपके क्यूरियोसिटी है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि बेसिक पीएच क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक या एसिड नेचर क्या होती है, और पीएच जो एक पैमाना होता है इसकी खोज किसने करी, और ये पैमाने की लिमिट क्या होती है, कहां कहां तक इसका स्केल होता है, डिफरेंट पदार्थों के लिए पीएच क्या क्या होती है, ये सारी आप लोग थोड़ा सा अपना रिसर्च करके आइए, थोड़ा सा पढ़ के आइए। हम कल की क्लास में पीएच के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज की क्लास में आप लोगों को मैं समराइज कराऊं तो हमने पढ़ना स्टार्ट करा था, स्टडी करना स्टार्ट करा था फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में हमने स्टडी करा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जाना कि इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लसिका परिसंचरण तंत्र हो सकता है। तो हमने जाना कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन अहम हिस्से होते हैं, तीन अहम पार्ट होते हैं। ब्लड हो गया,
हार्ट हो गया, ब्लड सर्कुलरीज हो गई। तो अब इनके बारे में मैंने कहा था कि वन बाय वन इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हमने स्टडी करा है ब्लड के बारे में। कल हम स्टार्ट करेंगे ब्लड के बारे में, कुछ और चीजें भी हम जान लेंगे। ब्लड का फ्लो कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में कल और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।